हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। ऑनलाइन प्रिपरेशन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये आपका पर्यावरण EVS का है। चैप्टर ये 4 है और ये प्राइमरी लेवल वालों के लिए है। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वन्य जीव संरक्षण। और वन्य जीव संरक्षण यानी कि जो जीव होते हैं उनको किस तरह से संरक्षण दिया जाए, उस संरक्षण के लिए कौन से कानून बनाए गए हैं, कौन कौन सी परियोजनाएं हैं जो कि एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन्य जीव संरक्षण और कानून और परियोजना से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। ये PDF फाइल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मैं लिंक दे दूंगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट्स करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अनअकैडमी में भी आप हमें ज्वाइन कर लीजिए। चलिए फिर देखते हैं EVS पर्यावरण में वन जीव संरक्षण कानून और परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। तो फ्रेंड्स, वन जीव संरक्षण के कानून के अंतर्गत चलिए देख लेते हैं कि वन जीव संरक्षण क्या होता है। तो वन जीव संरक्षण का मतलब होता है कि ऐसा कानून उन सभी पशु पक्षियों पर लागू होता है जो पाले नहीं जा सकते, ठीक है ना। तो ऐसे पशु पक्षी, ठीक है ना, ऐसे पशु पक्षी जो पाले नहीं जाते, जो डोमेस्टिक एनिमल नहीं होते हैं, जो घरेलू एनिमल नहीं होते हैं, जिन्हें हम घर में नहीं पाल सकते, जो जंगल में रहते हैं, बाहर रहते हैं, उन लोगों के लिए भी, उनके संरक्षण के लिए, ठीक है ना, उनके बचाव के लिए एक कानून बनाया जाता है। उसे क्या बोलते हैं? वन्य जीव संरक्षण कानून बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसके अंतर्गत कौन सी चीजें आती हैं? जैसे देखिए, इसमें पक्षी हो गए, रेंगने वाले जीव हो गए, उभयचर हो गए, थलचर यानी कि जो जल में रहते हैं, जो थल में रहते हैं, जो जल थल दोनों में रहते हैं, ठीक है ना, सभी तरह के जीव होते हैं, ये इसके अंतर्गत आते हैं। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए सभी जीवों का आपस में अंतर संबंध बना रहना आवश्यक है और इसे देखते हुए सरकार ने अनेक प्रकार के नियमों विधियों का क्रियान्वयन किया है। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से वन्य जीव संरक्षण कानून बनाए गए हैं जीवों को बचाने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहला मद्रास वाइल्ड एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट जो है 1873 में बनाया गया था। किसके लिए? वन जीव संरक्षण के लिए, संरक्षण को यानी कि जीवों के संरक्षण प्रदान करने के लिए। इसी तरह से ऑल इंडिया जो एलिफेंट रिजर्वेशन एक्ट 1979 में बनाया गया था, ठीक है ना ये। और वाइल्ड बर्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1887 में बनाया गया। बंगाल राइनोसेरस प्रिजर्वेशन एक्ट जो है 1932 में बनाया गया। असम राइनोसेरस प्रिजर्वेशन एक्ट जो है 1954 में। और इसी तरह से सेंट्रल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ 1952 में और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 में बनाया गया। और इनमें से जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है वो ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला पूछा जाता है ऑल इंडिया एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट जो है 1979 में बनाया गया था, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद बनाए गए हैं। और दूसरा जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये बनाया गया था 1972 में। तो ये एग्जाम में आपके जो दो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो अमेंडमेंट है वो लाया गया था, जो प्रावधान होता है वो लाया गया था 1991 में, ठीक है। तो ये इतने कानून बनाए गए हैं वन्य जीवों को संरक्षण देने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो वन्य जीव संरक्षण होता है, अधिनियम है, उसके तहत जैव भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है जैव भौगोलिक क्षेत्र से कि ये कहाँ पे हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इनकी शुरुआत कब हुई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो जैसे पहला देख लेते हैं राष्ट्रीय पार्क एवं अभ्यारण्य। भारत में 1983 में नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान की शुरुआत हुई तथा इसी को देखते हुए वन्य जीव अभ्यारण्य व राष्ट्रीय उद्यानों को स्थापित किया गया। और इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियों या कटाई, चराई, आवास को नुकसान पहुंचाने जैसे क्रियाकलापों की अनुमति नहीं होती। अभ्यारण्य में स्थानीय निवासियों के लिए जंगली उत्पादन एकत्र करने, वृक्षों तथा घासों की सीमित कटाई तथा जमीन का निजी स्वरूप बने रहने देने जैसी बातों की छूट होती है। और उद्यानों की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा वन्य जीवों के सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की जाती है। और अभ्यारण्यों की स्थापना वन्य जीवों तथा जंगली वनस्पतियों को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है कुछ अभ्यारण्य में 1 अथवा 2 राष्ट्रीय उद्यान भी सम्मिलित किए गए हैं। तो अभ्यारण्य जो होता है जिसे हम सेंचुरी कहते हैं, उनमें राष्ट्रीय उद्यान जो नेशनल पार्क होते हैं
कभी कभी एक दो या तीन नेशनल पार्क को इकट्ठे जब हो जाते हैं, बहुत सारे जो जिलों से मिलते हैं, मान लीजिए ऐसा एक अभ्यारण्य नेशनल पार्क है जो 2 या 3 जिलों की बॉर्डर को छूता है, तो फिर उसको मिला के क्या बना दिया जाता है, अभ्यारण्य बना दिया जाता है, सेंचुरी बना दी जाती है, ठीक है ना। दूसरा देख लेते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। यहाँ पे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में इसका उद्देश्य जो होता है, जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसको सुरक्षित रखना होता है, ठीक है। और इन आरक्षित क्षेत्रों में सभी प्रकार की वनस्पतियों एवं जंतु समुदायों की सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो वनस्पति और जो जंतु समुदाय होते हैं उनको सुरक्षा किसमें प्रदान की जाती है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में की जाती है। कुछ क्षेत्र जैव विविधता तथा पारिस्थितिकी तंत्र एवं बायोमास के केंद्र होते हैं और ऐसे क्षेत्रों में मानवीय गतिविधि भी अधिक बढ़ जाती है और जिससे पारिस्थितिक संकट जो होता है वो उत्पन्न हो जाता है। इससे बचने के लिए दीर्घकालीन संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से जैव संसाधनों का उचित प्रबंधन किया गया है। यहाँ पे आगे अब देख लेते हैं, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये बन जाता है जैव मंडल जो कार्यक्रम है, मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है, इसकी शुरुआत यूनेस्को ने 1971 में की थी और देश में पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो नीलगिरी में 1986 में स्थापित किया गया। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट आपको बनता है, देश में पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया, तो नीलगिरी में किया गया। कब किया गया, तो 1986 में किया गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपका बनता है, ठीक है ना। और वर्तमान में भारत में स्थापित जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है, ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे 18 यानी 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। अब जिनमें से जो 10 हैं वो नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन, नंदा देवी, नोक्रेक, पचमढ़ी और सिमलीपाल और ग्रेट निकोबार, अचनाकमार, अमरकंटक और अगस्त्यमलाई यानी अन्नामलाई कहते हैं, यहाँ पे हैं। यानी कि 18 में से 10 तो यहीं पे हैं जो आपके साउथ और नॉर्थ में हैं। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त की गई है और हाल ही में ही कंचनजंगा नेशनल पार्क को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो कंचनजंगा नेशनल पार्क को, ये क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है कि हाल ही में जो कंचनजंगा नेशनल पार्क को उसको किसकी विरासत सूची में शामिल किया गया, तो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में किसको शामिल किया गया है, तो कंचनजंगा नेशनल पार्क को किया गया है। अन्य जो 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं उसमें, क्योंकि हमने 10 तो यहाँ पे देख लिया, अब 8 देख लेते हैं 18 में से। कक्ष का रन, दिहाग देबांग, मानस, कंचनजंगा, डिब्रू, शौखोवा, शीत मरुस्थल और यहाँ पे सेचालम पहाड़ियाँ एवं पन्ना है, ठीक है। तो इतने जो हैं, ये इसमें से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस आपका बनता है वो ये बन जाता है कि देश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है नीलगिरी में है, कब स्थापित किया गया, 1986 में। और इसी तरह से एक इम्पॉर्टेंट बन जाता है आपका कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है वो किस में शामिल किया गया है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। अब यहाँ देख लेते हैं वन्य जीव संरक्षण से संबंधित परियोजनाएं कौन कौन सी है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट कौन कौन से चलाए गए हैं, देखिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया यानी बाघ परियोजना। बाघ परियोजना को संचालित करने का उद्देश्य बाघों की घटती संख्या को बढ़ाना तथा पारिस्थितिकी संतुलन को बचाना है। 1 अप्रैल 1973 से प्रारंभ किया गया है। तो बाघ यानी कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है या फिर बाघ जो परियोजना है कब प्रारंभ की गई, तो 1 अप्रैल 1973 में प्रारंभ की गई। कि इसका उद्देश्य क्या था, जो बाघों की घटती संख्या उसको बढ़ाना इसका मेन उद्देश्य था, ठीक है ना। वर्तमान में जो बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं उनकी संख्या कितनी है, 50 है। यहाँ पे इस परियोजना का जो प्रारंभ है वो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF जो है तथा भारतीय वन्य जीव बोर्ड के द्वारा 1970 में गठित की गई थी, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण ने 20 जनवरी 2015 को अखिल भारतीय बाघ गणना यानी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसके अनुसार बाघों की संख्या बताई गई थी। अब भारत में बाघों की संख्या जो है 2226 पाई गई है, जो 2010 में 1706 थी। अब यहाँ पे जो एक प्रमुख बाघों की संख्या दी गई, आप यहाँ पे देख लीजिए। संपूर्ण भारत में जो है 2010-2014 में जो है संख्या यहाँ पे दी गई कि मध्य प्रदेश में मिजोरम, कर्नाटक, असम, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित तमिलनाडु, केरल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, सुंदरबन में कितने बाघ हैं। प्रोजेक्ट टाइगर, जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये बाघ प्रजाति को संरक्षण देने के लिए सरकार ने 1973 में बाघ परियोजना या प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ किया था। इसका उद्देश्य बाघ को समाप्त होने से बचाना था और प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है।
तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। चलिए अब आगे और कुछ जो परियोजनाएं हैं उनके बारे में देख लेते हैं। गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट एक है। गिद्ध जो होते हैं वो पर्यावरण की साफ सफाई करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना, मर जाते हैं या उन्हें फेंक दिया जाता है तो उनको गिद्ध क्या करते हैं? खा लेते हैं ना। तो क्या करते हैं? पर्यावरण की सफाई करते हैं। लेकिन गिद्ध में भी बहुत सारी कमी आई है, उनकी मृत्यु हो रही है। इसलिए यहाँ पे उनकी कमी को देखते हुए हरियाणा सरकार तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच एक मेमोरेंडम तैयार किया गया, हस्ताक्षर किया गया 2006 में, और गिद्धों की संरक्षण के लिए भी एक केंद्र खोला जा रहा है। ठीक है। तो ये क्या होगा? गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट हो गया। गिर सिंह प्रोजेक्ट, यानी गिर का मतलब होता है बाघ से यहाँ संबंधित है, जो सिंह होते हैं उनके लिए भी यहाँ पे संरक्षण के लिए गिर सिंह प्रोजेक्ट खोला गया है। तो इसका क्षेत्र गुजरात का जूनागढ़ जिला है, और सिंहों को देखने के लिए आपको गुजरात जाना होगा, जो कि पाकिस्तान और भारत का जो बॉर्डर है वहाँ पे। ठीक है। एशियाई शेरों के लिए कुनो अभ्यारण्य, यहाँ पे गिर सिंह परियोजना की सफलता को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश में भी एशियाई सिंहों के लिए अभ्यारण्य की स्थापना की जा रही है, और इस अभ्यारण्य का नाम कुनो वन अभ्यारण्य रखा गया है। कौन सा नाम रखा गया है? कुनो वन अभ्यारण्य नाम रखा गया है, जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। भारतीय वन्य जीव बोर्ड, भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना 1952 में की गई थी। ठीक है ना। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, जो देश में जितने भी वन्य जीव संरक्षण योजनाएं चलती हैं उनको निर्देशित करने और क्रियान्वयन की निगरानी के लिए सलाहकार एजेंसी के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है। और इस अधिनियम के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक अलग वन्य जीव बोर्ड होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। हाथी परियोजना, हाथी दांत के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती मांग के कारण हाथियों का बड़े स्तर पर शिकार होता है, जिससे उनकी संख्या में गिरावट आती है। इसको देखते हुए झारखंड के सिंहभूम जिले में, ठीक है ना, जो तब बिहार में था, 7 दिसंबर 1992 को हाथी प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया था, और इस वर्तमान में देश के 16 राज्यों में ये परियोजना क्रियान्वित की जा रही है, यानी संचालित की जा रही है। और इस समय देश में हाथी रिजर्व की संख्या जो है कितनी है? वो 32 है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मेघालय में नोकरेक जीव मंडल क्षेत्र स्थित है, यानी नोकरेक जीव मंडल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो वो मेघालय में स्थित है। ठीक है ना। भारत का प्रथम व प्रसिद्ध नीलगिरि जैव मंडल संचयन क्षेत्र 3 राज्यों में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में फैला हुआ है। तो जो नीलगिरि जैव मंडल है वो कहाँ स्थित है? तो वो जनरली उत्तर है, साउथ, दक्षिण इस तरह करके पूछता है। तो क्योंकि 3 राज्यों में है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है, तो ये कहाँ पे है? साउथ इंडिया में है नीलगिरि जैव मंडल। हिमाचल प्रदेश में जो आपकी पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क है, जो कि शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व का भाग है, ये कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क है। इसी तरह से हिम तेंदुआ, हिम भालू और भरल प्राणियों का शीत मरुस्थलीय आवास जो है वो कहाँ है? पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि हिमाचल प्रदेश में ही है। ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। केवला देव का घाना राष्ट्रीय उद्यान जो है, साइबेरियाई सारस पाए जाते हैं। तो जो साइबेरियाई सारस है वो कहाँ पाए जाते हैं? केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। पक्षियों का स्वर्ग, पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो केवला देव घाना राष्ट्रीय पार्क जो है उसको पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, और यही साइबेरियाई जो सारस होते हैं वो भी पाए जाते हैं। ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान, ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में है। ठीक है ना। नाल सरोवर पक्षी विहार कहाँ है? नाल सरोवर पक्षी विहार जो है वो गुजरात में स्थित है। और इसी तरह से 1985 में भरतपुर पक्षी विहार को विश्व धरोहर क्षेत्र घोषित किया गया है। तो विश्व धरोहर क्षेत्र किसे घोषित किया गया है? भरतपुर पक्षी विहार को घोषित किया गया है। विश्व का सर्वप्रथम बनने वाला राष्ट्रीय पार्क है येलोस्टोन नेशनल पार्क। ठीक है। येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है विश्व का सर्वप्रथम बनने वाला राष्ट्रीय पार्क है। और कस्तूरी की खोज की थी, किसने की थी? एल खचका ने। कस्तूरी की खोज किसने की थी? एल खचका ने की थी। और इलाई अस्टोक वन्य जीव अभ्यारण्य पिथौरागढ़ में स्थित, यानी छत्तीसगढ़ के पिथौरागढ़ में इलाई अस्टोक वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है।
भारत में पक्षियों का प्रथम अभ्यारण्य स्थापित किया गया था। बेदांग थंगल में भारत में पक्षियों का प्रथम अभ्यारण्य स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम तितली उद्यान जो है बन्नरघट्टा जैविक उद्यान, जो कहाँ है, बेंगलुरु में स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का इम्पॉर्टेंट आपका वीडियो जो वन्य जीव संरक्षण से लिए गए हैं, कौन कौन सी परियोजनाएं चालू की गई हैं उनके लिए। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, MCQ लेके आएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि सबसे ज्यादा वन जो है किस राज्य में पाए जाते हैं, सबसे कम वन जो है किस राज्य में पाए जाते हैं, और परसेंट के हिसाब से सब कुछ हम उस वीडियो में बताएंगे। बस आप उस वीडियो का वेट करिएगा। तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अच्छा लगे तो कमेंट्स करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।